इस बार हमने इस कार्यक्रम का थोड़ा सा स्वरूप चेंज किया है और एक मुलाकात में हम उनसे रूबरू होते हैं, उन्हें भी समझते हैं, उनके द्वारा जो संगठन में काम किया जा रहा है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं और माहेश्वरी महासभा जो हमारा सर्वोच्च संगठन है वो समाज के लिए किस प्रकार कार्य कर रहा है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए रूबरू होते हैं बहुत ही मिलनसार, हसमुख, डायनामिक विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन के अध्यक्ष सीए दामोदर जी सागा। दामोदर भैया, आपका विक्रम नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। सबसे पहले हमें आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं और आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ बुलाने के लिए आप सबका धन्यवाद। और प्रशांत ऐसे तो छोटा है उम्र में तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता, ये अच्छा बहाना ढूंढ लिया मेरे खींचने का। तो मैं बेसिकली चंद्रपुर से हूँ, लेकिन उसके पहले भी हम लोग गढ़चिरौली जिला के एकदम नक्सलाइट एरिया जिसको बोलते हैं, सिरोंचा तालुका एक जानते होंगे आप, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तेलंगाना का बॉर्डर है, वहां से बचपन बीता हमारा। 10वीं तक हमने उस गांव में पढ़ाई किया। उसके बाद 81 में चंद्रपुर आए और मैं पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। इंजीनियरिंग करते करते एक साल इंजीनियरिंग किया, फिर छोड़ दिया। तब इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड थी, लेकिन होमसिक के कारण छोड़ दिया और सीए किया। और मेरे परिवार में हम 5 भाइयों में मैं दूसरा पुत्र हूँ अपने पिताजी का। 2 बहनें हैं और 2 पुत्र हैं मुझे, एक सीए है और एक डॉक्टर है। दोनों की शादी हो चुकी है और सीए बहू है और जो डॉक्टर है उसको डॉक्टर बहू है। एक पोता भी है घर में और सब राम राजी है। और जहाँ तक मेरी उम्र का सवाल है, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन 20,800 दिन मुझे हो गए इस दुनिया में आए, 56 साल 11 महीने और 10 दिन का मेरा उम्र है। मेरा अगला सवाल आपकी शिक्षा और पेशे से जुड़ा था, पर आपने अभी जो कैलकुलेशन बताया उम्र का, सभी समझ गए कि आप सीए हैं। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि आप समाज संगठन से कैसे जुड़े? समाज से जुड़ने का एक योग है हमारे यहाँ पे, मैं कहना चाहूँगा। हमारे चंद्रपुर में करीब करीब आज से 15 साल पहले समाज के वरिष्ठ लोगों ने, या 20 साल पहले एक समाज में एक रूल आया कि जिसके अंदर 16 खाने में इतना आइटम होना, ये सब कुछ इशू था। तो उसमें बहुत राजनीति हुई और बहुत समाज हमारा चंद्रपुर में दो भागों में बढ़ गया। तो मैंने उसे चुनौती के रूप में लिया कि मुझे ये सब मन पूरा खत्म करना है और उस उद्देश्य को लेकर ही मैं समाज में जुड़ा। पहले चंद्रपुर जिले का अध्यक्ष बना और वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्रेम से आज विदर्भ के अध्यक्ष का दायित्व मुझ पर है। आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और आपने उससे कैसे पार किया? प्रशांत जी, मेरे जीवन में 2 चुनौतियां थी जो मुझे लगता है कि मैंने सफलतापूर्वक पार किया। उसमें एक थी, हमारे यहाँ पे हमने एक भागवत कथा किया था, किशोर जी व्यास, जिनका अभी नाम गोविंद गिरी जी महाराज, उनकी बहुत बड़ी भागवत लिया था। लेकिन भागवत समाप्त होने के बाद बहुत पॉलिटिक्स हुआ, पत्रकार लोगों ने बहुत हमें परेशान किया, पेपर में रोज हमारे बारे में छप के आता था, समाज के बारे में। माहेश्वरी समाज पूरा बदनाम हो गया था बिना मतलब के। तो मैंने वो चुनौती के रूप में लिया और हमारे ऊपर पुलिस केस, इनकम टैक्स के केस, चार्टर्ड कमिश्नर के केस, उन सब केस को मैंने हमारे समाज के लोगों के द्वारा मुझे वो दायित्व दिया गया और मैं 3 साल तक लड़ते रहा और अंत में जीत हमारे समाज की हुई और हम उसमें से बाहर हुए। दूसरी चुनौती थी, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। मैंने 11वीं 12वीं साइंस किया और उस समय इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड थी। वो छोड़ के मैंने सीए किया। तब लोगों ने मुझे बहुत ताना कसा, इतना अच्छा स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग छोड़ के क्यों आया? सीए बनना आसान नहीं था। इंजीनियरिंग में ऐसा है, मेडिकल में ऐसा है कि आप एंट्री आपकी मुश्किल है, एग्जिट आसान है।
लेकिन सीए में एंट्री आसान है, एग्जिट मुश्किल है। तो तू जहाँ पे एंट्री मुश्किल है वहाँ छोड़ के आ रहा है, और जहाँ एग्जिट मुश्किल है वहाँ घुस रहा है। लेकिन वो एक चुनौती लेके मैं आगे बढ़ा, और भगवान की दया से, प्रभु के आशीर्वाद से, माँ बाप की कृपा से समय अनुसार सीए बन गया, और आज सफल जीवन जी रहा हूँ। बढ़िया। मेरा अगला सवाल आपसे है कि अभी आप विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन के अध्यक्ष हैं, तो जब आपने सोचा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है, तो आपके मन में कुछ समाज को लेकर कुछ विचार होंगे, कुछ आपकी करने की इच्छा होगी, कुछ एजेंडा आपके मन में होगा। तो ऐसा क्या था जिससे आपको लगा कि आपको इस पद पर एक बार बैठ के कार्य करना चाहिए? अजय बोला कि मेरा सेक्रेटरी बने, ये इच्छा सबसे पहले थी। नहीं, और कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देंगे। सबसे पहले बात बताऊं, मुझे जैसे पद की कोई लालसा नहीं, सही बता रहा हूं मैं। जैसे अब हर जगह होता है, एक मीटिंग होती है, किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए। मैं भी एक दावेदार था, कुछ लोगों ने समर्थन दिया, कुछ लोगों ने नहीं भी दिया। आदरणीय श्यामजी सोनी के नेतृत्व में आपके दिग्गज के दामाद भी है। मैं एक बात बता दूं, उन्होंने मुझे मैसेज भी दिया है, आप जब जाएंगे तो मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं देना। श्यामजी सोनी की तरफ से आपको महेश नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो श्यामजी सोनी के नेतृत्व में एक मीटिंग लिया, और मैं तो सीधा कहा कि समाज में चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव अगर होते होंगे और मुझे पीछे हटना पड़े तो मैं कभी भी तैयार हूँ, आपके शब्द के बाहर नहीं हूँ। क्योंकि चुनाव में कभी न कभी समाज टूटता ही है, फिर उसे जोड़ने में बहुत समय जाता है। जैसे अपन रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे तो फिर न मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। मिल भी जाएंगे तो कहीं न कहीं एक मन में अफसोस रहेगा। उस उद्देश्य को लेकर ही मैंने कहा कि आपको जिससे बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आदरणीय रमेश मंत्री थे, और अब कभी कभी मेरी वो अच्छा ही मेरे गले पड़ गई, तो बोले यार ये तो खुद ही पीछे हट रहा, बोले तो जो हाव हाव बनता बनता बोल रहा है उसको नहीं बनाएंगे, इन्हीं को बनाएंगे। तो उनके आशीर्वाद से मैं काबिलियत कम होने के बावजूद भी मैं बन गया। सभी कहते हैं कि कोई भी कुर्सी जो होती है ये कांटों भरा तार होती है। तो अब जब आप इस प्रादेशिक संगठन के अध्यक्ष पद पर विराजमान हो चुके हैं, तो अब आपको आपके सामने समाज की कौन सी चुनौतियां आपको लगती है कि ये गंभीर समस्याएं हैं जो समाज में एक गंभीर स्वरूप लेती जा रही है? पहली बात तो कोई कानून का काज नहीं, मस्त पोलो का गुलदस्ता है। अजय साथ में है, प्रशांत साथ में है, तो सही बता रहा हूं मैं आपको, ये कहीं पर भी कोई एक कांटा भी मुझे छूता नहीं है। जैसे लक्ष्मण राम के आगे कांटे जितने भी है सब निकाल लेता है, वैसे हमारा अजय मेरे सब जितने भी आधे काम अजय कर लेता है। इसलिए अजय है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। रहा सवाल चुनौतियों का, मुझे जो पिछले एक साल में लगा कि सबसे बड़ी चुनौती है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चों की शादी का और बढ़ते तलाक, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों में हम लोग इस पर कुछ चर्चा करना जरूरी है, और कहीं न कहीं इसका क्या मार्ग निकले, किस प्रकार इसको हैंडल करें, इसका हम प्रयास करेंगे। अभी आप विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन के अध्यक्ष हैं, तो ये विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन का प्रारूप क्या है? इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, और ये हमारा कितना बड़ा प्रदेश संगठन है? हमारा विदर्भ प्रदेश भौगोलिक रूप में जैसे विदर्भ बोलते हैं हम, वो विदर्भ, ये विदर्भ एक ही है। इसमें 11-10 जिले आते हैं हमारे समाज के, क्या कहेंगे उसे, समाज के जैसे कार्यक्षेत्र के हिसाब से 10 जिले आते हैं। हमारे महाराष्ट्र को 3 भाग में बांटा गया है, विदर्भ, मुंबई और महाराष्ट्र प्रदेश। तो हमारे यहाँ ये 10 जिले हैं, बुल्ढाना से चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, ये सब जो विदर्भ के जिले हैं वो हमारे विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन के अंदर आते हैं। और करीब 13,400 परिवार हमारे विदर्भ में हैं, और करीब 65,000 हमारे यहाँ पे जनसंख्या है हमारे माहेश्वरी भाइयों बहनों की। अब बात करते हैं हम महासभा की। महासभा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है। इस वर्ष महासभा ने कुछ फ्लैगशिप योजनाएं भी घोषित की थी, तो थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में महासभा की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बताएं। महासभा की फ्लैगशिप योजना है प्रशांत जी, एक तो है ABMM
इनोवेट। दूसरा है जिसमें मुझे ज़्यादा फोकस करने की इच्छा है, वो है मिशन IAS IPS। हम एक वैश्य समाज से आते हैं। हमारा बेसिक काम है जो हमारे पूर्वजों ने करते आए हैं, वो जिसे हम कहेंगे हम बनिया हैं। हम दुकानदारी व्यापार करना हमारा काम है। लेकिन समय के साथ साथ हमारे बच्चे व्यापार छोड़कर CA बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने। तो हम लोग धीरे धीरे हमारे पुश्तैनी जो हमारा व्यवसाय है उसे कायम रखते हुए नई पीढ़ी ने कुछ प्रोफेशन में अपने आगे बढ़े। तो अब हमें लगता है कि भविष्य में हमारा समाज को अगर एक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग हो रहा है हर जगह पर, हमारे महासभा का ये निर्णय है कि हम हमारे बच्चों को सिविल सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ाएं, IAS IPS बढ़ाएं, जिससे कि हमारे बच्चे, क्योंकि राजनेता बनना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने चुनाव में देखते आ रहे हैं सब पॉलिटिक्स कहीं न कहीं कास्ट बेस्ड हो चुका है। तो मिशन IAS मिशन IPS अगर हमारे बच्चे बनेंगे तो हमारे समाज को एक ताकत मिलेगी। और ऐसा टारगेट है कि 2030 तक कम से कम 100 बच्चे हमारे IAS IPS बनना चाहिए। ये हमारा मिशन है। उसके लिए हमारे पास आपको जानकारी देना चाहूँगा कि दिल्ली में एक हॉस्टल का निर्माण हुआ है। उसके अंदर हमारे बच्चों को हम लोग बहुत कम खर्च में वहाँ पर पूरी फैसिलिटी मिलती है। इसकी जानकारी आपको पूरे अजय भाई मिल सकते हैं, विशाल नायक पास में है। और मैं विशेष रूप से यहाँ पे माताओं को अनुरोध करूँगा कि बच्चों को इस ओर अपना फोकस करने की कोशिश कीजिए ताकि वो लोग IAS IPS में आगे बढ़ें। और इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा, आज ही मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक माहेश्वरी समाज के 67 जो लोग हैं वो IAS IPS IRS इस कैटेगरी में ऑफिसर्स है, उसमें से 2 लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। और ये जो मिशन IAS 100 है, जो महासभा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत 2023 में हुई है। और आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि पहले वर्ष इस वर्ष 6 विद्यार्थी हमारे IAS बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और उन्होंने ये एग्जाम क्रैक कर दिया है। अब हम बात करते हैं महासभा की दूसरी योजनाओं की। एक योजना जिससे हम सब बहुत सालों से सुन रहे हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। तो ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, इसका क्या महत्व है? अब इनको हद हो गई शराफत की। सामाजिक सर्वेक्षण के विश्व पितामह यहाँ बैठे हैं और सवाल मेरे को कर रहे हैं। आपको बताने में बहुत खुशी होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। नहीं रोज, लेकिन हम दाल खा के मजा आती है, मुर्गी खा के मजा नहीं आता। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि प्रशांत जो ABM इनोवेट का राष्ट्रीय संयोजक है, इसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। ऐसा कोई नहीं मिला मुझे अभी तक तो ये बोले यार प्रशांत को फोन किया, उठाया नहीं, या मेरा उसने काम नहीं किया। पूरे ऑल इंडिया में जहाँ भी जाएंगे लगे तो एक बार हमारा संदीप काबरा कम फेमस है, प्रशांत मुलानी हर एक अध्यक्ष सचिव के इसके बिल्कुल जहन में। ABM संपर्क ऐप हमारी जनगणना है, सब आपको पता ही है, उसका सूत्रधार। और अभी पिछले वर्ष से इस वर्ष में इतनी उसमें हमने इनोवेशन किया, इतना इंप्रूवमेंट किया, उसके लिए एक बार मेरी ओर से आप सब प्रशांत की तारीफ करें। धन्यवाद। एक और गंभीर समस्या जिस पर महासभा के या अनेक सामाजिक मंचों से कई बार बात की जाती है, वो है समाज की घटती जनसंख्या। एक तरफ सरकार जो है वो कह रही है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना है, दूसरी तरफ समाज जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। कई जगह पर 50,000 की FD भी तीसरी संतान पे समाज की ओर से दी जा रही है। तो इसको लेकर आपकी क्या विचार है और संगठन की क्या भूमिका है? मुझे लगता है कि हमारा एकमात्र समाज ऐसा है जो अपने जब भी हम पूजा करते हैं, महेश्वरी महासभा का निर्देश भी है, जब भी पूजा करते हैं तो हमारे भगवान महेश के साथ साथ हम भारत माँ की भी पूजा करते हैं। जय हिंद जय महेश, ये हमारा हम हमेशा नारा लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये मेरा पर्सनल राय है कि राष्ट्र प्रथम, देश हमारे लिए पहले होना चाहिए। समाज ठीक है, लेकिन देश हमारे पहले होना चाहिए। तो ये बात सही है कि कितने बच्चे, किसने कितने बच्चे करना, ये हर एक का अपना अपना निजी मामला है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब कोई बच्चा आता है
एक मुंह और दो हाथ लेके आता है, तो अपनी किस्मत में खुद आता है। इसलिए हम जो डरते हैं ना, कैसे पालेंगे बच्चों को, कैसे उनका परवरिश करेंगे, इसकी चिंता मत करो, ऊपर वाला सब अपने आप कर देता है। मेरे पिताजी को 7 भाई बहन है हम लोग, तो अपने आप भूखे सब हो जाता, लेकिन अपनी मानसिक तैयारी होना, तो इसमें दोनों बातें भी हैं। हम लोग अगर अफोर्डेबल है, अब आगे चल के 2 बच्चों के माँ बाप को या बच्चे ज़्यादा नहीं तो नौकरी नहीं मिलती, वो सब बातें भी ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें सोच समझ के हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। महासभा का सिर्फ ऐसा कोई ब्लैंकेट ये नहीं कि आप चलते जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं कम से कम 2 से 2 तो करो। आजकल बहुत देखना है कि एक परिवार में एक ही बच्चा है, ये कम से कम मत करो। कम से कम एक कपल को 2 बच्चे हो जाए, ताकि हम लोग हमारी जनसंख्या आगे मेंटेन तो रहे। हमारे यहाँ कई युवा है, शायद वो आपको बहुत सीरियसली सुन रहे हैं, तो क्या प्रदेश संगठन की ओर से ऐसी कोई एफडी वाली योजना है ताकि उन्हें सबको दिल से दुआएं देते हम लोग, बहुत 2 3 4 करो, हम संभाल लेंगे, ऊपर वाला बैठा है, चिंता नहीं करनी। एक और समस्या जो हमारे समाज में काफी चर्चा होती है कि आजकल सभी बच्चे उच्च शिक्षा ले रहे हैं, और उच्च शिक्षा लेने के बाद निश्चित ही वे नौकरी करने को या तो बड़े शहर में चले जाते हैं या विदेश में जाकर बस जाते हैं, और उनके माता पिता जो शिक्षा देते हुए समय तो बहुत खुश होते हैं कि हमने बच्चों को इतना काबिल बनाया, पर जब उनका बुढ़ापा आता है तब उन्हें कहीं ना कहीं आज सोचना पड़ रहा है कि क्यों उन्होंने बच्चों को इतना सिखाया पढ़ाया कि आज बच्चे उनके पास नहीं है। तो ये जो समस्या है, क्या इस समस्या पे समाज संगठन कुछ काम कर रहा है? प्रशांत भैया, ये समस्या तो बड़ी गंभीर होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि हमारे माँ बाप बच्चे पुणे में है, बम्बई में है, अमेरिका में है, वो जाएंगे वहाँ 4 दिन 5 दिन रह के वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ गमता नहीं और वहाँ उनको जमता नहीं। उनको अपना डिग्री से अच्छा है, चंद्रपुरी भला है। प्रॉब्लम कब होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों आपस में कैसे भी आप निकाल लेते हैं बुढ़ापे के अंदर, तो प्यार बढ़ता ही है, मैं देख रहा हूँ रोज। तो लेकिन जब एक पार्टनर चले जाता है तब समस्या बहुत पैदा होती है। अब उसके बारे में तो अब हमारे बच्चे संस्कारी बने, वही हमारा कर्तव्य है। हम कोशिश करें कि हमारी बहुएं, हमारे बच्चे, हमारे पोते हमें एक्सेप्ट करें और उतना ही प्यार हमको दे बहुएं जितना अपने माँ बाप को देती है, तो इससे सोल्यूशन सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज ये थोड़ा समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना मुझे कुछ उचित नहीं लगता। महासभा अनेक प्रकार की ट्रस्ट चलाती है, अनेक प्रकार की मदद समाज के जो कमजोर हमारे समाज बंधु हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मैं कुछ विशेष योजनाओं के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे श्री कृष्णदास जी जाजू एक ट्रस्ट है, उसका क्या मकसद है? जाजू ट्रस्ट का मकसद है जो हमारे विधवा बहनें हैं, जिनके बच्चे या वो अकेली है या बच्चे नहीं हैं या बच्चे भी कमाते नहीं हैं, उनके लिए शायद 3000 रुपये का वो वार्षिक महीने का एक सहयोग देते हैं। उनके लिए विशेष रूप से हमारे निराश्रित विधवाओं के लिए या फिर निराश्रित महिलाओं के लिए ये योजना है। उसके अलावा और भी बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे कि एक आदित्य विक्रम बिरला व्यापार सहयोग केंद्र, अगर हमारे किसी भाई को या बहन को कुछ व्यापार करने के लोन चाहिए तो कम ब्याज में 5% से भी कम ब्याज में 5 लाख तक का लोन दे सकते हैं। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं, हम इसका लाभ ले सकते हैं। हमारा समाज, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारे जो भी दुर्बल भाई बहन हैं, जो भी दुर्बल परिवार है, उनको हमारे समकक्ष लाना है। जी, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि महासभा की ओर से करीब 11 ट्रस्ट चलाए जाते हैं जो प्राइमरी शिक्षा से लेकर तो असहाय निराश्रितों की मदद, ऐसे अनेक कार्य कर रही है। इसके लिए आप महासभा की वेबसाइट पर जाकर उन योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल बहुत बातें होती है कि जो सामाजिक आयोजन है या जो विवाह इस प्रकार के जो समाज में आयोजन हो रहे हैं, ये आडंबरहीन हो, ऐसा महासभा की ओर से कई बार आह्वान किया गया है। तो इस पर प्रदेश संगठन की क्या राय है? प्रशांत जी, एक छोटा किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। मतलब वो देखकर दुख भी हुआ
और कुछ कर भी नहीं पाए। मैं एक शादी में गया था जैसलमेर, मेरे एक दोस्त की बेटी की शादी थी। तो जनरली हम देखते हैं कि बढ़िया शाम का निकासी का वक्त था, दूल्हा घोड़े पर बैठकर डांस वांस करते हुए वो तोरण बांधने आ गया। उतने में मैंने देखा कि एक और घोड़ी खड़ी है। मैंने पूछा कि ये क्या के लिए है, घोड़िया घोड़ा देखा नहीं। तो बोले कि ये बहू दुल्हन भी जिद कर रही है, मैं घोड़ी पे आऊँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने देखा कि आधी घंटा हो गई, वो दुल्हन बैठी नहीं पा रही। उसका इतना बड़ा घाघरा, लाइला का घाघरा न उठते बनता न गिराते बनता। फिर वहाँ पर्दे लगाए गए, उसको बड़ी मुश्किल से घोड़ी पर बैठी, लेकिन जिद पूरी की, वहाँ तक आई। तो मैंने अब ज़्यादा सवाल वहाँ शादी में बोलना उचित नहीं था, लेकिन बात जरूर बोला कि ये हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग साड़ी नहीं पहन सकते, ड्रेस कंफर्टेबल है, ड्रेस पहनते हैं। हम लोग संगीत संध्या पहले गीत गाते थे, अब डांस करते हैं। हम लोग कुछ न कुछ परंपराओं को हम लोग उसमें थोड़ा इनोवेशन किए, कुछ चेंजेस किए। लेकिन हमारी जो बेसिक परंपराएं हैं, जो शादी के महत्वपूर्ण जो रस्में हैं, जिनके पीछे कहीं न कहीं साइंटिफिक, जिसके पीछे कहीं न कहीं धार्मिक चीज जुड़ी हुई है, वहाँ पे कम से कम कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। हम लोग फेरे में कोई महत्व देते नहीं, हम लोग गणेश पूजा को महत्व देते नहीं, हम महत्व देते हैं डांस को। डांस को महत्व दीजिए, खूब नाचिए, डीजे बजाइए, कोई परवाह नहीं। लेकिन हमारे जो संस्कार है, हमारे जो रस्मों का महत्व है, उसको कम से कम खत्म होने मत दीजिए। ये हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए हमने इस बार इससे एक निबंध स्पर्धा लिया है कि वैवाहिक रस्मों में सामाजिक और धार्मिक और साइंटिफिक, मतलब क्या बोलेंगे उसको, हाँ, वैज्ञानिक महत्व, इस पर हम लोग सबसे आगे तक बुलाए हैं। और हम चाहेंगे कि विदर्भ प्रदेश की ओर से इस पर एक सब स्टडी करके एक हम बुक निकालेंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को उसका महत्व क्या है ये मालूम पड़े और हमारे समाज में एक सामंजस्य निर्माण। हम ट्रस्ट की बात कर रहे थे। मुझे एक ट्रस्ट के बारे में और जानकारी देना चाहिए थी। हमारे जो श्रोता है उनको उसके बारे में डिटेल जानना है कि एक विदर्भ प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत रामरतन साड़ा मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। वो ट्रस्ट क्या है और किस लिए काम करता है? साथियों, हमारे नागपुर में ये संस्था जो बताया है, रामरतन साड़ा मेडिकल हेल्थ सोसाइटी, ये नागपुर में काम करती है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में यदि नागपुर में आकर इलाज कराता है, नागपुर के हॉस्पिटल में कहीं उसको कहीं एडमिट होना पड़ता है, तो वो एक सूचना देकर वहां पर एडमिट हो सकता है और 2 लाख रुपए तक का उसका खर्च ये सोसाइटी करती है। तो ये आप ध्यान में रखिए, कोई भी रिश्तेदार आपका अगर नागपुर में इलाज करता है, नागपुर के हॉस्पिटल में इलाज कराता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि आपका एबीएमएम संपर्क में आपकी आईडी होनी चाहिए, फैमिली आईडी होना जरूरी है। उसके अलावा आप जाने के पहले एक बार सूचना दीजिए कि आप कहाँ एडमिट हो रहे हो, क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि आप एडमिट हो जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ जो काम हमारे माध्यम से होता है 2 लाख में, वही काम आपके डॉक्टर को जाते हैं वो 4 लाख खर्चा करता है। तो उनका कहना है कि आप सूचना दीजिए और ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है। हम सभी जितने हमारे दुर्बल भाई बहन है, दुर्बल परिवार है, उनको अच्छी सेवाएं दे रहा है। क्या ये ट्रस्ट सिर्फ दुर्बल परिवारों के लिए है या जिनकी आय थोड़ी अच्छी है, जिन्हें हम मध्यम वर्ग कह सकते हैं, उनके लिए भी काम करता है? ये तो हर एक का अपना अपना, क्योंकि हमारा एबीएम जो हमारा ऐप है उसके अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है किसकी आय कितनी, वो 1 लाख के अंदर अगर आय है तो उसको ही यह सुविधा लागू है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में अगर ऐसा लगता है, स्थानिक अध्यक्ष, स्थानिक सचिव, स्थानिक मैनेजमेंट अगर सर्टिफाई करती है कि इसको वास्तव में जरूरत है, तो भी इसमें सोसाइटी हेल्प करती है। और क्या ये सोसाइटी सिर्फ विदर्भ के लिए काम करती है या बाकी इंडिया के? कोई भी व्यक्ति भारत का कहीं पर भी हो, वो अगर नागपुर में आके इलाज करता है, नागपुर के अस्पताल में एडमिट होता है, तो ही ये ट्रस्ट उसको फंडिंग करती है। बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा कि विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन की आगे क्या योजनाएं हैं? प्रशांत जी, आपको जानकर खुशी होगी, हमने एक अभियान का प्रारंभ किया है, 7वें अभियान, जिसमें आपने भी हमें मदद किया।
हमारे इधर की जनसंख्या करीब 60,000 और परिवार करीब 13,000 है। लेकिन जब हमने लोगों से डाटा मंगाया तो हमने देखा कि करीब 1400 से 1500 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख के अंदर है। तो जब हमने देखा कि हमको लगा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा फिगर ज़्यादा लग रहा है, तो हमने उसका एक अभियान चलाया और हमारे जितने भी सदस्य हैं इधर प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के, उनके माध्यम से हर एक सदस्य को 10, 12, 5 ऐसे हम लोग जो हमारे भाई बहन दुर्गा परिवार है उनको हमने आमंत्रित कर दिया और उनको उनका साथी बना दिया। हमने उनको पालक बना दिया और उनको बोला कि ये 5 परिवार आपको देखना है, उनका सुख दुख में शामिल होना है, उनको समाज के सब कार्यक्रम में आने का न्योता देना है, ये देखना है कि समाज के बड़े जो समाज के शक्तिशाली या वैभवशाली व्यक्ति हैं उनके शादी विवाह जो भी घर में फंक्शन होते हैं उसकी पत्रिका उसको जाती है या नहीं जाती। नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ेगी। और ये भी देखो कि उस दुर्बल परिवार के यहाँ अगर कुछ गमी आती है या कुछ काम आता है, कुछ फंक्शन होता है, समाज के सभी लोग उसमें शामिल होते हैं या नहीं। तो उनको एक कड़ी बनाया गया और आपको जानकर खुशी होगी जो 1400 परिवार थे, कुछ डाटा भी गलत था और हमारे सभी लोग बुल्ढाना से लेकर चंद्रपुर तक इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और 1400 से ये परिवार की संख्या अभी 900 आ गई है। उसके ये जो डाटा में करेक्शन हुआ, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग हमारे समाज में थोड़े पीछे हैं उनको आगे लाना है, क्योंकि मेरा मानना है कि ग्रोइंग टुगेदर इज सक्सेस, कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज प्रोसेस और ग्रोइंग टुगेदर इज सक्सेस। अकेला कोई बढ़ेगा तो मजा नहीं आता, सब बढ़ना चाहिए, परिवार के हर व्यक्ति बढ़ना चाहिए, समाज का हर व्यक्ति बढ़ना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हम सही मायने में सफल हुए। एक और समस्या है जो आजकल महाराष्ट्र में जिसकी काफी चर्चा है, आरक्षण, रिजर्वेशन। मराठा समाज जो एक शक्तिशाली समाज है, आज वो भी अपने लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहा है। तो असल में हम जो कि सही मायने में अल्पसंख्यक है, तो क्या हमें भी आरक्षण की मांग करनी चाहिए और इस विषय पर प्रदेश संगठन या हमारी महासभा की क्या भूमिका है? यह विषय करीब 10 वर्षों से चलते आ रहा है, लेकिन ये बात निश्चित है कि हम माहेश्वरी समाज एक जिसे हम कहेंगे एक जात है, एक कास्ट है, एक धर्म नहीं है। हमारा कोई जैसे जैन धर्म अलग धर्म है, हमारा धर्म नहीं है, हम हिंदू धर्म में आते हैं। उसके अलावा हमारी कोई लिपि नहीं है, हमारी कोई अलग से बोली है लेकिन उसकी लिपि नहीं है। तो इस सब देखते हुए हम लोग अलग से अल्पसंख्यक का दर्जा हमें नहीं मिल सकता और हमें जरूरत भी नहीं है। हम इतने स्वाभिमानी हैं, इतने शक्तिशाली है कि हमें कंपटीशन करने का अपने अंदर जज्बा है। हमारे बच्चे बिना आरक्षण के ही कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैं तो पूरा विदर्भ घुमा हूं, ऐसा एक भी गांव या शहर नहीं है जहां बिना माहेश्वरी के कोई काम होता है। हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में माहेश्वरी समाज के व्यक्ति आगे आता है, तभी वो कार्यक्रम सफल होता है। इसलिए अपने आप के लिए एक बार तालियां बजाइए, गर्व से कहूं माहेश्वरी। दाऊ भैया, एक सवाल, आजकल हम देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन है, जो युवा है, वो थोड़ा समाज संगठनों से जुड़ने में हिचकिचाते हैं, तो आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये प्रशांत जी कल की बात है, आज की बात नहीं है। आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद सोनी इतना एक्टिव है, इतना समाज के प्रति जागरूक है, समाज के युवाओं के लिए इतने कार्यक्रम ले रहा है कि हमारे समाज के सभी युवा, आप देखे होंगे विदर्भ में माहेश्वरी के अंदर क्या उत्साह, क्या उमंग है। बॉक्स क्रिकेट से शुरू करते हैं तो हर एक कार्यक्रम में युवा बहुत उमंग और उल्लास के साथ सहभागी हो रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि आजकल युवा, कुछ दिनों पहले देखा हमने कि ये रोटरी अलायंस में थोड़ा ज्यादा डेबिट हो रहे थे या बीएमए जो संस्था है, लेकिन अभी हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को उनके अनुसार कार्यक्रम हम समाज के प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध कर दें। तो आपने अगर देखा होगा तो प्रयास किया होगा, पिछले कई दिनों से हर महीने में 2 या 3 कार्यक्रम हम लोग हमारे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स और बड़े बड़े सोशल सिविल सर्विसेज में जो काम करते हैं उनके सेमिनार्स आयोजित कर रहे हैं इसके ऊपर जूम के ऊपर, और काफी अच्छा प्रतिशत मिल रहा है।
तो अब मुझे आशा है कि 3 साल में जब तक हमारे शरद सोनी है वो एक अपना अलग और ये काम कर रहे हैं और हमारे समाज के युवा निश्चित ही और समाज के साथ जुड़ेंगे और हम सबको हमारे भविष्य को सुधारने में अपनी भूमिका निभाएंगे। निश्चित ही मुझे लगता है हमारे युवा निश्चित ही आप लोगों का है उससे प्रेरणा लेंगे। मेरा अगला सवाल है, शौर्य भवन को लेकर काफी चर्चा है, तो ये शौर्य भवन क्या है, कहाँ बन रहा है और कब तक बन जाएगा? ये भी एक कॉलर टाइप करने वाली बात है कि अभी तक किसी भी समाज का भवन की शुरुआत अयोध्या में नहीं हुई। ये शौर्य भवन अयोध्या में बन रहा है। हमारे जो अयोध्या में जो आंदोलन हुआ, शरद कोठारी बंधु और अविनाश माहेश्वरी, इनके स्मृति में उसको शौर्य भवन दिया गया नाम। श्यामजी सोनी और रामाजी सोनी इनके प्रेरणा से अयोध्या में शौर्य भवन करीब करीब 400 कमरे का और 3-4 बैंक्वेट हॉल का बन रहा है। करीब करीब 180-90 करोड़, पता नहीं आंकड़ा भी बढ़ गया होगा, उतनी हमारे भामाशाह लोगों ने वहां पर बड़े दिल से डोनेशन दिया। जगह भी अपने खरीद लिया है, जगह की रजिस्ट्री भी हो गई है, बिल्डिंग का मैप बन गया है, बिल्डिंग का मैप सैंक्शन भी हो गया है। मेरे ख्याल से इस महेश में या 1-2 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा और हम सबके लिए ये फख्र की बात है कि हमारा महेश्वरी भवन अयोध्या में है। बिल्कुल निश्चित ही हम सबके लिए अभिमान की बात है कि करीब 200 करोड़ की लागत से हमारा शौर्य भवन अयोध्या में साकार होने जा रहा है। अब एक व्यक्तिगत सवाल, आप समाज में इतना काम करते हैं, आप प्रोफेशनली भी बहुत बिजी रहते हैं, अनेक समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं, तो घर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती? मतलब वो समन्वय आप कैसे बैठाते हैं? इससे शायद हम में से अनेकों को भी सोल्यूशन मिल जाए। ये समस्या तो समाज में रहो या न रहो, समस्या तो रहती है। इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। हम लोग जब बात करते हैं आपस के अंदर, तो जैसे इन्होंने सवाल पूछा, मैंने कुछ जवाब दिया, तो मेरे जवाब के 2 टाइप होते हैं, या तो वो रिएक्शन है या वो रिस्पॉन्स है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब पत्नी से बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन दे रहे हो कि रिस्पॉन्स दे रहे हो। अब मैं घर से लेट गया, कल आ रही हो, आ रही 10 मिनट में, 15 मिनट हो गए, आधी घंटा हो गया, मैं घर पहुंचा नहीं, तन 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 श्रीमती जी के वाजबी है, आप सब भाभियां बैठी है, तो उसका गुस्सा वाजबी है। मैं भूखी बैठी हूँ, आते थे आए को नहीं, जैसे दरवाजा खुला चाव चाव चालू हो गया। अगर मैं उसको इमीडिएटली बोलूं, सर आप तो काम कर रहे हो गए, मैंने काम करना पड़ा, तारा गई है तो बैठे घर में, ये क्या हुआ? रिएक्शन। वही मैं अगर जाके 2 मिनट, सॉरी यार थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा शांति से बोला, ये हुआ रिस्पॉन्स। तो अब रिएक्शन रिस्पॉन्स कैसे करेंगे आप, कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि अपन तो बड़े बोलने में उतावले रहते हैं। तो ये ध्यान रखो, विशेषकर इधर उनको बताना चाहूंगा कि जब भी आप बोलो, जब भी आप जवाब दो, तो एक 10 सेकंड का पॉज लो, 10 सेकंड रुको, फिर बोलो, फिर देखना आपके शब्द कैसे निकलते हैं। क्योंकि आप इमीडिएटली बोलेंगे वो रिएक्शन हो गया, और अगर 10 सेकंड रुक के बोलेंगे वो रिस्पॉन्स हो गया। बस ये फार्मूला मैं अपनाता हूं, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, 10 मिनट 10 सेकंड रुक जाता हूं, फिर बोलता हूं, पता नहीं अपने आप फिर वो शब्द अच्छे निकलते और झगड़ा नहीं होता। 10 मिनट में सब सेटल हो जाता है और खाना वाना सब मिल जाता है, फिर चलते हैं। आप आपका खाली समय कैसे व्यतीत करते हैं? मतलब परिवार के साथ या लेजर टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय तो मेरे को ट्रेन में मिलता है। मेरे को क्रिकेट, टीवी का बहुत शौक है, तो खाली समय में टीवी देखता हूँ और सोता हूँ। ये मेरे 2 शौक है जो मैं बड़ी जब भी मौका मिला टीवी और अपना सोने का काम करता हूँ। अब हम करीब करीब कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुझे याद है या जितना मुझे समझ आया है कि पिछले 1 साल में ये आप तीसरी बार दिग्रस पधारे हैं, तो दिग्रस के प्रति कुछ विशेष प्रेम है या दिग्रस की खुशबू में कुछ ऐसी बातें जो आपको याद नहीं चलाती है? पहली बात तो ऐसा है कि
तीन चार बातें दिग्गज के बारे में कहना चाहूँगा। जैसे कश्मीर के आम फेमस है, जैसे कश्मीर के सेब फेमस है, नासिक के अंगूर फेमस है, वलसाड के चीकू फेमस है, रत्नागिरी हापुस के आम फेमस है, वैसे दिग्गज के माहेश्वरी फेमस है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ आया होकर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तीन हीरे हमको जो दिए हैं, और प्रशांत मोदानी, अजय मोदानी और दिनेश लद्दा, ये तीनों विदर्भ प्रदेश में है और तीनों भी राष्ट्रीय लेवल पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की खुशबू में, मिट्टी में कुछ ताकत ऐसी है कि मुझे बार बार आना पड़ता है। दूसरी बात, आज बड़ी एंकरिंग कर रही थी हमारी गौरानी कृष्णा साहू, बहुत इंप्रेस, बहुत अच्छा आवाज थी, शब्दों का उसका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। उसने बोलते बोलते बोला, एक वर्ड यूज किया ग्रेस, फिर बोला प्लेस, मुझे एकदम क्लिक हुआ। ये मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने इस शहर का नाम दिग्रस नहीं रखा होगा, उन्होंने रखा होगा द ग्रेस, और तुम लोगों ने उन्होंने रखा होगा द ग्रेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्रेस है। और यहाँ आके अच्छा लगता है मेरे को, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। और अजय भैया और वर्षा भाभी, हम अभी साथ में घूमने भी गए थे, और आई फील एट होम इन दिग्रस। एक बात की हमारी शिकायत है, आप हमेशा अकेले आते हैं, तो भाभी जी को क्यों नहीं लाते? ये शिकायत तो आपकी बात भी है। आज मैं उसके एक्शन को रिएक्शन नहीं दिया, रिस्पॉन्स देके आया हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गहने अच्छे मिलते। पिछली बार मैं उनके दुकान में गया था, पंक्ति की दुकान में गया था, और उसको मालूम है, महिलाओं को सब मालूम है कौन सी चीज कहाँ मिलती है। तो आज मैं बड़े मुश्किल से वहां से आया, लेकिन अगली बार निश्चित ही साथ में लाऊंगा। 2-4-5 लाख की चपक लगने वाली है, ये पक्का है। लेकिन दिग्गज के गहने बहुत फेमस है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगली बार जब भी आऊंगा उसको लाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि निश्चित ही हमने आज एक प्रयास किया कि कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आप तक हमारे अध्यक्ष को, उनके विचारों को, उनकी योजनाओं को और संगठन जो काम कर रहा है उसको पहुंचाने का ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसे खूब एंजॉय किया होगा। और दामू भैया, हाँ दामू भैया, आप बहुत बिजी थे, कल भी आपको करीब 3 तहसील में जाना है महेशनाम उत्सव में, पर आज आप दिग्रस में आए, हमें आपने आपका समय दिया, इसके लिए मैं तमाम दिग्रस वासियों की ओर से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद प्रशांत जी, आपने मुझे बुलाकर मुझे मान दिया, उसके लिए आपका दिल से आभार। जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा एक बात, कि एक जिंदगी का छोटा सा लेसन आपको देके जाऊँगा। यहाँ पर युवा संगठन के लोग बैठे हैं, हम सब व्यापारी हैं। कोई भी काम करो, आप कोई भी काम करो, एक दिमाग में रखो, चाहे सब्जी बनाओ, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे कपड़े धो, चाहे दुकान में काम करो, चाहे व्यवसाय में काम करो, चाहे ऑफिस में काम करो, एक दिमाग में रखना, पिछले काम से अगला काम अच्छा कैसे करो। वो कैसे करेंगे आप, उसको मैं देता हूँ एक पॉलिसी +1। ऑलवेज ऐड वैल्यू टू योर वर्क। जो भी आप काम करते हो उसमें +1 जोड़ो। क्या होता था, एक जमाना था, हम लोग, आपको याद होगा, हमारे अगर महिलाओं को भी याद होगा कि हम लोग बहुत जगह देखते थे कि ग्राहकों की संतुष्टि हमारा ध्येय, ऐसा हम लोग बहुत जगह पढ़ते थे। सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर इज अवर मोटो। अब जमाना बदल गया है, सेटिस्फैक्शन से कस्टमर वापस नहीं आता। आप किसी दुकान में गए और उसको 50 रुपये दिए, उसने आपको 2 किलो आटा दे दिया, आप लेके चले गए, आटा बराबर था, वजन बराबर था, यू आर सेटिस्फाइड। बट आप वापस उस दुकान में जाएंगे क्या? वापस उस दुकान में जाएंगे क्या? जाएंगे भी नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो, तो सेटिस्फैक्शन +1, कुछ सेटिस्फैक्शन के ऊपर रहा तो ही आप उस दुकान में वापस जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन +1 इज डिलाइटमेंट। आपकी अपेक्षा से कुछ ज्यादा करेंगे तो ही आप उस शहर में, उस दुकान में वापस जाएंगे। तो ये प्रयास करो, हम जब भी काम करेंगे, पिछली बार जो काम किया था उससे +1 कैसा करें। अगर हम जो आप उस दुकान में गए, वो बोलता प्रशांत भैया आपकी शर्ट बढ़िया है, प्रशांत भैया आपका वो मैंने भाषण सुना बहुत अच्छा लगा, कुछ समथिंग
एक चीज उसने ऐड कर दिया, वैल्यू एडिशन या बोलने में या व्यवहार में, या कुछ चॉकलेट दे दिया, ये स्कीम आई, समथिंग यू हैव टू डू स्पेशल, क्योंकि जमाना कंपटीशन का है। जब तक आप +1 करोगे नहीं, तब तक हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। जिंदगी हमारी वॉकर बन गई है। वॉकर देखिए ना अपन, जो ट्रेडमिल, अगर जहाँ है वहाँ रहना है तो भी दौड़ना पड़ेगा, जहाँ है वहाँ भी रहना है तो दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जब भी कुछ काम करें, कार्यक्रम करो, कुछ भी करो, ये सोचो कि उसमें +1 कैसा करें। आप सबने बुलाया, पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महेश राउत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से एक बार आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और ये था आज का हमारा संवाद हमारे विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन के अध्यक्ष, जिनको 3S में अगर कहा जाए, उन्हीं की भाषा में स्पीड, स्केल और स्किल के धनी श्रीमान CA दामोदर जी सारडा। बहुत बहुत